गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग 8 जनवरी 2020 जेई मेन मॉर्निंग शिफ्ट एंड द पेपर इज मेमोरी बेस्ड, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आजकल इसका वेटेज भी काफी ज्यादा हो रहा है। जेई मेन, नीट, कहीं पर भी इस टॉपिक का वो वेटेज काफी अच्छा है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फैक एंड मर आइसोमर इज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमरिज्म अगर आपने पढ़ी हो तो फैक और मर आपने पढ़ा होगा। और फैक और मर ये जो आइसोमर्स हैं, ये फैक और मर आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। कौन से होते हैं? जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आप तो दो तरीके के आइसोमर क्रिएट होंगे। फैक मतलब फेशियल, मतलब तीनों ए एक तरफ, ये एक फेस पर, तीनों बी दूसरे फेस पर। जरा इसको बेटा मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ये क्या बन जाएगा? ये आपका एक फेस बन गया। और ये क्या बन जाएगा? ये आपका दूसरा फेस बन गया। तो ये आइसोमर क्या है? फैक। मर मेरिडियन, बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या काम करेंगे? किसी एक को 180 डिग्री पे ले लो, ए, दूसरा क्या है? और बी वाला भी जाएगा, तो ये भी बी 180 पर और ये भी ए। वैसे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये मेरिडियन पे पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मर मेरिडियन। और इसको हमको क्या कहेंगे? फैक। तो क्या समझ में आ गया? हमको याद आ गया कि फैक और मर आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA3B3 वेयर A एंड B बोथ आर यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो A और B मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह काम करने चाहिए। चलिए भैया, इसमें जरा देखें, क्या ये MA3B3 है? नहीं। सेकंड ऑप्शन CONH3 होल थ्राइस A3 और NO2 होल थ्राइस B3, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है। ए वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो हो गया बेटा सेकंड। और भी देख लीजिए, COCl2En होल ट्वाइस, क्या ये MA3B3 है? नहीं। CONH3 होल 4 Cl2, क्या ये MA3B3 है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि नीचे स्टेटमेंट्स 4 दिए गए हैं और आपको 4 के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि रिलेटेड टू बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहले तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा है, और उसमें सीरीज प्रोड्यूस होती हैं, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। अब तक यहां तक हो जाएगा। बामर सीरीज कहां से प्रोड्यूस होती है? विजिबल रेंज में। पिछले वाले पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज, क्या बोला मैंने? फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज आर प्रेजेंट इन द विजिबल स्पेक्ट्रा। और n की वैल्यू क्या होगी? 2, वहां से शुरू होगा। इतनी बातें मालूम है तो क्वेश्चन हो जाए। दिया गया न्यू बार इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पूरा फार्मूला होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है तो वो लिखा नहीं है इसने, ये फार्मूला दे रखा है, रिडबर्ग्स फार्मूला। चलिए, एज द वेव नंबर डिक्रीजेस, सॉरी एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करे, लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। जी हाँ, वेवलेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी, न्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज करती जाएगी तो सीरीज की लाइन द सीरीज विल कन्वर्ज, ये बिल्कुल सही।
तो पहला ऑप्शन सही। कह रहा है द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच रेड बार कांस्टेंट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। मैंने अभी बताया बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 2। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी 3 4 5 6 आगे बढ़ती चलिए। तो क्या n1 की वैल्यू 2 है? जी हां 2 है। ये वाली बात भी सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही। तीसरा देखिए, द लाइन of longest wavelength corresponds to n2 is equal to 3। बेटा longest wavelength, तो wavelength क्या है न्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर wavelength lambda is inversely proportional to न्यू तो इसका मतलब longest wavelength shortest energy smallest energy। तो smallest कहां से होगी जब 2 से 3 पे जाएगा। स्मॉलेस्ट तो तभी होगी ना जब 2 से 3 पे जाएगा। तो जब वो स्मॉलेस्ट है एनर्जी स्मॉलेस्ट है न्यू स्मॉलेस्ट है तो वेवलेंथ लार्जेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यू बार ऑफ दीज लाइंस। क्या न्यू बार से कैलकुलेट होती है क्या आई? नहीं, आई तो से कैलकुलेट नहीं होती। आई क्या मतलब है, जब आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इतना दे दिया जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो उसको पार करके इंफिनिटी में पहुंच जाए, तो उस केस में n2 की वैल्यू क्या लिखी जाती है? इंफिनिटी लिखी जाती है। तो क्या इन लाइन से निकलती है? नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी इन लाइन से नहीं निकलती। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन से ऑप्शन सही हैं हमारे? ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो बेटा नीचे ऑप्शंस दिए गए, पहला ये ए बी सी, जी हाँ ए बी सी सही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है। बी सी डी नहीं, ए बी डी, डी तो सही नहीं है, ऑल ऑफ दीज, डी सही नहीं है तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी एंड सी। बेटा इसको पॉज करके लिखो, मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं। देखिए बेटे क्वेश्चन अगला, as per Hardy-Schulze formulation, the flocculation values of the following for ferric hydroxide salt are in the order। बेटे ध्यान देना, पहली बात तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो FeOH होल थ्राइस ये मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल है और मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल आपको लिखा गया इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो इसका जो फ्लॉकुलेशन वैल्यू और फ्लॉकुलेशन पावर देखे जाएंगे वो इसके एनायंस के चार्ज के हिसाब से देखे जाएंगे। तो हार्डी-शुल्जे रूल ये कहता है कि जिस एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज लगा हुआ है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी कि उतने कम अमाउंट में डालना पड़ेगा उसे कोगुलेट या फ्लॉकुलेट करने के लिए। फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉकुलेशन पावर। फ्लॉकुलेशन वैल्यू और फ्लॉकुलेशन पावर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिस एनायन में चार्ज ज्यादा होगा उसे कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा और जिस एनायन में चार्ज कम होगा उसे ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। चलिए एनायन का चार्जेस देखते हैं। AlCl3, Cl पर क्या है बेटे एक निगेटिव, K3FeCN6, FeCN6 पर 3 निगेटिव, K2CrO4, CrO4 पर 2 निगेटिव, KBr तो ये तो इसी सीरीज में आ गया Br निगेटिव वाली में, KNO3 ये भी एक निगेटिव वाली सीरीज में NO3 निगेटिव आ गया। पूछा क्या है फ्लॉकुलेशन वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। बोलो भैया, कह रहा है फ्लॉकुलेशन वैल्यूज, तो जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी कम होगी। तो वैल्यू ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा।
कौन से ज्यादा डालना पड़ेगा, एक निगेटिव वाले, तो ये भी एक निगेटिव वाला, ये भी एक निगेटिव वाला। इसका मतलब ये है AlCl3, AlCl3, KBr और KNO3 इनकी तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि इनके एनायन पर एक एक निगेटिव है। समझ बात आ गई? और ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा तो इनकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है, सेम होगी और इन सबसे ज्यादा। ये दिया गया 3 निगेटिव, मतलब इसका 1 मोल उसके 3 मोल के लिए फ्लॉकुलेट करने के लिए कैपेबल है, तो इसकी क्या होगी बेटा, फ्लॉकुलेशन वैल्यू लोएस्ट होगी। इसको 3 टाइम्स डालना पड़ेगा, इसको 1 टाइम्स ही डालेंगे तो ही फ्लॉकुलेट हो जाएगा। CrO4 2 निगेटिव, मतलब इससे तो ज्यादा होगी, तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिस पर चार्ज सबसे कम है। अब इन तीनों पे चार्ज सेम है, तो इन तीनों की क्या होगी, बिल्कुल सेम। तो सबसे कम वैल्यू K3FeCN6 की होनी चाहिए, सबसे कम। सबसे कम ये सेकंड वाला दिया गया, समझ बात आ गई नहीं आ गई, सबसे कम। फिर दिया गया K2CrO4, ठीक है, लेकिन AlCl3, KBr और KNO3 हमने बताई बराबर होनी चाहिए, इसमें बढ़ती हुई दी गई है, गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, K3FeCN6 की सबसे कम वैल्यू है, जी हाँ, पावर सबसे ज्यादा है तो वैल्यू सबसे कम होगी। K2CrO4 की ज्यादा है, बिल्कुल सही। और AlCl3, KBr और KNO3 की बराबर है, जी हाँ, इनकी क्या होगी, बराबर होगी, यही तो हमने सीखा। तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 3। तो बेटा यहाँ जो है हार्डी-चुर्जी रूल का ये फॉर्मूला लिख लो, फ्लॉकुलेशन वैल्यू और फ्लॉकुलेशन पावर, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको लिखिए, मैं आगे बताता हूं, ठीक है। देखिए बेटे, मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1, व्हाट इज E1, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहली बात तो ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिख दूंगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे पहले लिखा जाएगा, टुवर्ड्स E1। दूसरी बात है E1, बेटे रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C plus form। C plus means कार्बोकैटायन फॉर्म। जो कार्बोकैटायन बनेगा उसी पर स्टेबिलिटी के, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर रेट डिपेंड करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ कार्बोकैटायन बना देना है, बनाओ। इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले प्राइमरी बनेगा और उसके बाद रीअरेंज होके सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, पहले प्राइमरी बनेगा फिर रीअरेंज होके सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। इसमें भी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी एलाइलिक बनेगा, जो रीअरेंज होके सेकेंडरी एलाइलिक में कन्वर्ट होगा। मतलब रीअरेंजमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, और एनर्जी चाहिए होगी तो रेट कम हो जाएगा, सीधी बात। चलिए, इसका ये सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, समझ बात आ गई नहीं आ गई, और रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और इस केस में कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी एंड एलाइलिक। तो ये तो बन गया बेटा सेकेंडरी एलाइलिक, ये बन गया प्योर सेकेंडरी। ये प्राइमरी जो कार्बोकैटायन जो है बाद में जाके रीअरेंज होके सेकेंडरी एलाइलिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट तो सेकेंडरी एलाइलिक नहीं बन रहा, वहां बन रहा है डायरेक्टली सेकेंडरी एलाइलिक। तो सबसे बढ़िया रेट किसका होगा, हाईएस्ट रेट किसका होगा, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं बेटा। सबसे अच्छा रेट होगा बेटा डी का। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं उसको, आंसर इज दिस। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो सबसे बढ़िया रेट होगा डी। डी से ज्यादा बढ़िया E1 कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली बनने वाला कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है, दैट इज सेकेंडरी एलाइलिक। उसके बाद ये रीअरेंज होकर सेकेंडरी एलाइलिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ रीअरेंज, तो थोड़ी एनर्जी लगेगी। इसका मतलब उसके कंपैरिजन में इसका रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम।
तो डी के बाद हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, बी के बाद सी और ए में देख लो बेटा। ए वाला प्राइमरी से रीअरेंज होकर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि सी वाला प्योरली सेकेंडरी ही है। तो प्योरली अगर सेकेंडरी, भाई इसमें तो रिजोनेंस हो जा रहा था तो ये इससे ज्यादा हो गए, लेकिन ये तो प्योरली सेकेंडरी है तो इसका मतलब ए से ज्यादा हो जाए, तो ये हो जाएगा सी। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन यहां ए में ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ध्यान रखना कि ये मत कह देना कि इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है और कुछ आगे नहीं, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो इवन की मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब जो आरडीएस है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर है। तो जब कार्बोकेटायन बनता है तो अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो जिसका अगर उसकी पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने की तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने बताया बन तो प्राइमरी रहा है, समझ बात आ गई, लेकिन ब्रेकडाउन होके रीअरेंज हो, और रीअरेंज जब कभी भी होगा तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि रीअरेंज होने में कुछ एनर्जी यूज होगी। इसका मतलब रेट जिस स्पीड से जा रहा था वो स्पीड को उस पर ब्रेक लग जाएगा, सीधी सीधी बात, समझ बात आ गई नहीं, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए गुड क्वेश्चन फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इवन रिएक्शन के लिए ये है। और किस चैप्टर से तो मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस अलग से पढ़ाया जाता है, वैसे ये अगर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एल्किल हैलाइड नाम के चैप्टर से। समझ बात आ गई नहीं आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या पूछा गया, फर्स्ट आईई, I1, I2, I3, I4 ऐसे वेरियस हो सकते हैं, वो फर्स्ट आईई की बात कर रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, इनके लिए पूछा गया इन किलोजूल पर मोल आर। बेटा थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल का, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या है। तो जनरल ट्रेंड है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। ये जनरल ट्रेंड है, इसमें एक्सेप्शंस भी पढ़ाए गए हैं आप लोगों को। और अप टू डाउन जाएंगे तो साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो आईई की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। इसमें एक्सेप्शन कौन सा बताया गया था बेटा, सेकंड ए का जो आईई होता है वो थर्ड ए के आईई से ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत पावरफुल लगता है। और दूसरा जो एस है वो फुल्ली फिल्ड भी है। इसका मतलब जो सेकंड ए फैमिली या सेकंड ग्रुप आजकल आप लोग कहते हो, और इसको हम लोग आजकल क्या कहते हैं, 13th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए फैमिली की ज्यादा होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट ऐसा शो कर रहा है, इसलिए अप टू डाउन जाने पर लगातार आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती चली जाती है बेटा, डिक्रीज करती चली जाती है। समझ बात आ गई नहीं आ गई। अब बात क्या है देखते हैं भैया आगे की। बेटा सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, समझ बात आ गई नहीं आ गई। और सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन 40, यही तो है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। चेंज कहां होगा बेटा, एल्युमिनियम की कम हो जाएगी और मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी। मतलब सबसे कम सोडियम की, फिर एल्युमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की और फिर सिलिकॉन की। ध्यान रखना ये ऑर्डर नहीं पूछा गया, उसने 4 ये स्पीसीज दिए, इनके नीचे वैल्यू लिखनी है। तो जरा खोजते हैं सबसे कम सोडियम की। तो इसमें बेटा सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 496। तो सोडियम की हो जाएगी 496 किलोजूल पर। हाँ ऑर्डर तो ये है ना, तो ऊपर लिखेंगे इसमें
496 तो सोडियम की हो जाएगी, क्योंकि यहां कोई एरो नहीं बनाया गया। इसका मतलब जो जिस सीरीज में उसने लिखे हैं एलिमेंट्स, उसी सीरीज में आपको आंसर भी देना है। मैग्नीशियम की तो वो मैंने कहा मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी, एल्युमिनियम की कम हो जाएगी। तो उस 496 से जो बड़ा वैल्यू होगा वो एल्युमिनियम का होगा। तो 496 से बड़ा वैल्यू जो है वो कौन सा है? 577। तो एल्युमिनियम की हो गई बेटा 577, और 577 से जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैग्नीशियम का होगा। तो वो कौन सा है बेटा? 737। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 737, और सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी? सिलिकॉन, क्योंकि साइज लगातार डिक्रीज कर रहा है तो आई लगातार इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 786। तो ये आ जाएगा 786। तो जो आप लिखोगे ऑर्डर, सब कुछ आते हुए अगर बच्चा इस ऑर्डर में लिखा है तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? NaMgAlSi, जो ऑर्डर उसने कहा है उसी में लिख के दिखाओ। ठीक है। सोडियम की कितनी है? 496 का एक ये 3 है। उसके बाद मैग्नीशियम की 737, कोई है? एक ही होगा बेटा, दूसरा कोई नहीं। 737, फिर 577, फिर क्या है? 786, ये हो जाएगा 786। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, याद रहेगा। तो यही एक एक्सेप्शन था। अगर नहीं आता इसको लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन इथाइल एसीटेट, क्या फॉर्मूला है? CH3 COO C2H5। कह रहा है इन लिक्विड स्टेट, मतलब ये लिक्विड है, इस लिक्विड में तो पहली बात तो लिक्विड है तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है। क्या इसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है? नहीं बेटा, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है उसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं हो सकती। H बॉन्डिंग की इंट्रा भी नहीं हो सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है H बॉन्डिंग होने। चलिए, तो H बॉन्डिंग वाले ऑप्शन तो खत्म। लिक्विड स्टेट है तो लंदन डिस्पर्सन है। क्या इसमें डाइपोलर अट्रैक्शन होंगे? हाँ, डाइपोलर तो होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स, इन सब में होता है ना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाते हैं। तो लंदन डिस्पर्शन एंड डाइपोल डाइपोल, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है H बॉन्डिंग एंड लंदन डिस्पर्शन, H बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। डाइपोल डाइपोल एंड H बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल तो है लेकिन H बॉन्डिंग नहीं हो सकती। फिर इसमें दोबारा प्रॉब्लम यही है, H बॉन्डिंग कह दिया, डाइपोल डाइपोल कह दिया, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कह दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो लंदन डिस्पर्शन लिक्विड स्टेट में है, लंदन डिस्पर्शन मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन फोर्सेस पाए जाते हैं, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल बन रहा है इसलिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी पाया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। किस टॉपिक से है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ये लंदन फोर्सेस, H बॉन्डिंग, इन सब के बारे में बताया। अगला, दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम S ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11। When gypsum is heated to 393 Kelvin, it will form gypsum and plaster of Paris। ये दो चीजें आपने पढ़ी, बताता हूं बेटे। जिप्सम है CaSO4.2H2O, और इसे अगर हम 393 केल्विन अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो वी विल गेट CaSO4.half H2O, and this is known as POP, plaster of Paris। बात समझ में? बेटा ध्यान देना, अगर मैं 393 केल्विन के ऊपर गर्म कर दूं तो यहां पर मुझे मिल जाएगा डेड बर्न प्लास्टर। जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है जिससे कि सीमेंट जो है अच्छी तरीके से पकड़
अपनी डेवलप कर ले सरफेस पर, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। आपके घरों में जो आर्टिफिशियली डिजाइनिंग की जाती है मकान बनने के बाद, उसमें पीओपी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? एनाइट्रस CSO4 नहीं, CSO4.5H2O नहीं, CSO4.5H2 यस। थर्ड आंसर क्या 4 डेड बर्न प्लास्टर? नहीं, डेड बर्न प्लास्टर तब बनता है जब हम 393 केल्विन के ऊपर भी गर्म करना इसे लगातार शुरू करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? डेड बर्न प्लास्टर। दोनों ही आसान क्वेश्चन थे, लिख लीजिए, आगे बताओ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व्स फॉर 3 लिक्विड्स X, Y एंड Z, 3 लिक्विड है X, Y और Z, प्रेडिक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। इसका मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। देखते हैं, पहले तो कर्व देखो, कर्व किसका दिया गया है? दिस इज अ कर्व प्लॉटेड इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज गिवन इन mm mercury and temperature is given in Kelvin। बेटा क्या होता है वेपर प्रेशर के बारे में, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरैक्शंस, एंड नंबर सेकंड टेम्परेचर। As the intermolecular interactions increases, vapor pressure decreases। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला केस है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरैक्शन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और दूसरा केस है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। समझ में आता है? जैसे मैं कहूं H2O और H2S दोनों एक जगह पे रखे हुए हैं, समझ में आता कि नहीं? लेट अस कंसीडर कि दोनों लिक्विड स्टेट में रखे हुए, और मैं कह दूं कि वेपर प्रेशर के बारे में मुझे मालूम करना है, तो सीधी सीधी बात है H2S गैसेस फॉर्म में तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत है नहीं उसके अंदर। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो वो वेपर में बन नहीं पाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ताकतवर हैं, तो सेम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा और H2S का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आता है? मैं जो है किसी भी कंपाउंड को, दो को देख के आपके वेपर प्रेशर बता सकता हूं, अगर मुझे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जानकारी है। अगर मुझे टेम्परेचर की जानकारी है तो भी मैं बता सकता हूं। क्यों? जो लो टेम्परेचर पर वेपर बना दे जाए उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, और जो हाई टेम्परेचर पर वेपर बना रहा है इसका मतलब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200, 400, 500, 800 इससे लेना देना नहीं है। एक्स देखो किस टेम्परेचर पर इतना वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी एक, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच के किसी भी एक को देख लेंगे। 293 पर एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, 313 पर वाई प्रोड्यूस कर रहा है, और 333 पर जेड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जेड ले रहा है वेपर प्रेशर बनाने के लिए। इसका मतलब जेड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं और एक्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो एक्स में सबसे कम है, वाई में ज्यादा, और जेड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जेड को ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा एक एक करके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस इन एक्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई वाई। नहीं भैया, एक्स के तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको बताए क्या हैं? सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बात तो गलत है, एक्स के वाई से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस इन एक्स एक्स आर लेस देन वाई वाई। हाँ ये बात सही है, बी सही। एक्स का कम है, वाई का ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बात सही।
सी भी पढ़ लो बेटा, क्योंकि कह रहा है ना स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स मतलब एक से ऐसा ही हो सकता। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इन जेड जेड, जेड जेड के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम है, वाई वाई नहीं भाई, जेड के तो सबसे ज्यादा है, वाई से भी ज्यादा है, क्योंकि जेड को टेम्परेचर सबसे ज्यादा लग रहा है 333 वेपर, उस वेपर प्रेशर तक पहुंचने में सबको एक समान ले लिया गया। समझ में आता है नहीं, किसी एक को तो कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, ले लिया। चलिए भैया, तो इसका मतलब सी भी गलत है, जेड जेड के ज्यादा होने चाहिए जो है, और वाई वाई के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने चाहिए। ये उल्टा कह रहा है, जेड जेड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, नहीं, जेड जेड का वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए जेड जेड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट हो जाएंगे। तो ये वाली बात, इसका मतलब इन तीनों में कौन सी बात सही है, स्टेटमेंट सही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज बी। कोई आंसर है, बी सी बी, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। बेटा इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। देखो बेटे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। तीनों कंपाउंड का मैं फिगर बना देता हूं। एक है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है फिनॉल, और तीसरा है पैरा इथॉक्सी फिनॉल। इनके लिए COH बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं। कौन बात है बेटा, ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा। तो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट हो। तो क्या ये प्योर सिंगल नहीं है? नहीं, ये प्योर सिंगल नहीं है, यहां पे रेजोनेंस काम कर रहा है, और ये रेजोनेंस इसको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दे रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये प्योर सिंगल नहीं रह जाता, तो इसमें के सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, मतलब ये छोटा हो जाएगा। चलिए नीचे यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बात ये है कि इसका भी प्लस आर है, इथॉक्सी का प्लस आर, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से भी पहुंच रही है, तो जितना छोटा होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ छोटा तो होगा। प्योर सिंगल बॉन्ड से तो छोटा होगा, लेकिन फिनॉल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल में तो और कहीं इधर उधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है। तो जो भी होगा वो ये ऑक्सीजन ही प्लस आर की तरफ से डोनेट करेगा, और OH का आप जानते हो प्लस आर अच्छा खासा होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर काफी ज्यादा आ जाएगा, इसके अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना इसके अंदर है, क्योंकि इसको एक दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी मिथेनॉल की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी फिनॉल की। ध्यान से देखिए, कोई आंसर है? जी हाँ, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले कौन सा होगा? फिनॉल। फिनॉल के बाद मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल का हाईएस्ट होगा ये फिनॉल, पैराइथॉक्सी फिनॉल और मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल में क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड। तो व्हाट विल बी द आंसर बेटे? आंसर विल बी थर्ड। समझ में आया? इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत ताकत से जुड़ा हुआ है, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, लेकिन इथॉक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वो इसको क्या काम कर देगा? थोड़ा सिंगल बॉन्ड की तरफ बढ़ा देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे से आ रही। मेरी बात समझ में आ गई नहीं अभी? तो फिनॉल का क्या हो जाएगा? CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? COH बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? लीस्ट। और मिथेनॉल का जो COH बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। इसको लिखिए, अगला बताता हूँ, ये वाला मिटाऊंगा बेटा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इधर से मिटा दूं? चलिए ये मिटा देता हूं। द एलिमेंट हैविंग मिनिमम, सबसे कम
थर्ड आईपी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो एलिमेंट जिसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होगा। देखते हैं Mn 25, Fe 26, 27, 28। बेटा इसका हो जाएगा 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2। मैंने आप लोगों को बताया जब कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आईपी, तो सबसे पहले जो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए, फिर निकालिए। तो बेटा दो तो यहां से निकल जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना? और अब जो तीसरा निकालोगे वो 3d5 से निकालोगे, तो थर्ड जो निकालना है वो 3d5 से निकालो। दो यहां से निकल जाएंगे, थर्ड निकालना है 3d6 से। 3d5 से अगर आप थर्ड निकालोगे तो बन जाएगा 3d4, और 3d6 से अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बन जाएगा 3d5। समझ बात आ रही है? अगर यहां से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दो तो यहां से निकल गए, तो 3d7, तो बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d6, दो यहां से निकल गए 3d8, और थर्ड इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो बन जाएगा 3d। अब ये थर्ड की बात पूछ रहा है हमसे, मिनिमम सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ देगा जिससे कि नेक्स्ट कमिंग बनने वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाए। क्या 3d5 अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? नहीं, ये तो खुद ही हाईली स्टेबल है, हाफ फिल्ड, ये तो नहीं छोड़ने वाला। क्या ये छोड़ देगा आयरन? बिल्कुल। Fe3 पॉजिटिव बनता है, बहुत अच्छा स्टेबल होता है। क्यों? 3d6 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो 3d5 बन जाएगा, और 3d5 इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाने का ये आसानी से, बहुत आसानी से बनाए। 3d7 से 3d6 ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि 3d6 से हाफ फिल्ड हो जाए, 3d8 से 3d7 इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा आसानी से कौन छोड़ेगा? आंसर क्या है? आयरन, क्योंकि वो 3d6 से 3d5 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा। इसको लिख लीजिए बेटे, आगे बताता हूं आपको।